सीनियर तज्ज़ियाकार शिराज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज साहब, इंटरनेशनल अमूर पे भी बात करनी है, उससे कबल यहाँ ख़ुद बरतानिया के हवाले से एक अहम मामला है जिस पे मैं चाहूँगा कि आप हमारी रहनुमाई करें। हमने देखा एलोन मस्क जो हैं, और अब वो चूँकि सदर ट्रंप, जो सदर बिल्कुल बनने वाले हैं ट्रंप, उनके इत्तेहादी भी हैं, उनके साथ वो अहम ज़िम्मेदारियों पर भी उनके साथ होंगे, हुकूमती ज़िम्मेदारियों में भी। उन्होंने अचानक से यहाँ ख़ुद बरतानिया के हवाले से कुछ जो ट्वीट्स करने शुरू कर दिए, बयानात देने शुरू कर दिए सोशल मीडिया पे, और ख़ास तौर पे उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को और पाकिस्तानी कम्युनिटी को निशाना बनाया। एक बहुत पुराने केस के हवाले से जिस पे ख़ुद बरतानवी हुकूमत की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि उसमें जो अक्सरियत है वो ऐसा नहीं था कि वो मुसलमान या पाकिस्तानी नजात जो शहरी हैं वो उसमें इन्वॉल्व हों, वो भी इन्वॉल्व थे, लेकिन उनके अलावा जो दीगर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी। लेकिन एलोन मस्क ने बाकायदा एक हमने देखा कि उस हवाले से बयानात जो हैं वो जारी किए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और उसमें उन्होंने बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बहुत सारी बातें की, ख़ुद जो वज़ीर आज़म हैं उनके हवाले से भी, और फिर यहाँ तक एक सर्वे करवाया उन्होंने सोशल मीडिया पर ही कि क्या अमेरिका को कोई बरतानवी हुकूमत, बरतानवी अवाम की मदद करनी चाहिए मौजूदा हुकूमत से जान छुड़वाने में। तो ये अचानक से वो किस चीज़ की तरफ राग़िब हो गए, और बरतानिया से ताल्लुकात वो किस नहज पे लेके जाना चाहते हैं? देखिए, मेरी बात शायद मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, गैस ही कर सकता हूँ। कोई मुस्तनद मेरी खबर तो नहीं है। इनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, और साउथ अफ्रीका में बहुत अरसे तक सफ़ेद फार्म की हुकूमत रही है। वहाँ नेल्सन मंडेला के बाद वहाँ जो इनकलाब आया है, उसके बाद चूँकि ये ट्वीट भी कर चुके हैं अपनी फैमिली के बारे में, हमारे पास खाने के लिए नहीं था, ये अपने बहुत सारे फैमिली अफेयर्स को भी उन्होंने सामने लाया है। तो मुझे तो ये लगता है कि जैसे ये ओवरऑल ब्लैक और ब्राउन लोगों के, ज़ाहिर है वो नहीं देखना चाहते हैं कि इन मुल्कों में वो एग्जिस्ट करे। न सिर्फ बरतानिया में, उन्होंने हमारी जो रिलेशनशिप है, जो हम हार्मनी में रहते हैं, ब्लैक, एशियन, इवन एनी एथनिसिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, हम यहाँ रह रहे हैं और बहुत पीसफुली रह रहे हैं, और को एग्जिस्टेंस के तौर पर साइड बाय साइड हम रहते हैं। और ये जमहूरियत का हुस्न है, ये बरतानिया के कानून है जिसके तहत हम यहाँ पर रह रहे हैं। और फिर हमारे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक एक सिस्टम है, वोटें होती हैं, वोटों के बाद हुकूमतें बनती हैं, जो अक्सरियत में आता है, जिसके साथ ज़्यादा एमपीज़ होते हैं वही हुकूमत बनाता है, और हमें पहले ही पता चल जाता है चूँकि किसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या कौन किस तरह का काम कर रहा है। तो जो एक तो ये बात है कि वो न सिर्फ बरतानिया में बल्कि फ्रांस में लीपॉन, इसी तरह दीगर जो यूरोप के नीदरलैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, थ्रू आउट द वर्ल्ड वो ऐसा लगता है जैसे सफ़ेद फार्म को या फार राइट लोगों को, जो जिनकी सियासत टाइम टू टाइम इसी बारे में होती है और वो इस्लामोफोबिया से मुंसलिक हैं, वो हमारे जो एथनिक जो लोग हैं, ब्राउन कलर है, ब्लैक है, उसके खिलाफ जो है वो फ्यूल करते रहते हैं। तो ये तो एक नॉन फैक्ट है, और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें जमा हो रही हैं अगर आप सोशल मीडिया देखें, न्यूज़ देखें। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जो ये खबर भी सुजेस्ट करती है, अब ये कोई इंक्वायरी हो तो पता चले, कि लेबर पार्टी ने, जो बरतानिया की लेबर पार्टी है, इलेक्शन से पहले यहाँ से कुछ लोग जो हैं वहाँ पर गए हैं, जिन्होंने वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कैंपेन चलाई है। तो एक इनके दरमियान भी एक राइवरी टाइप चीज़ आ गई है, और फिर नाइजल फराज की पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो टोनी रॉबिन्सन को वो कह रहे हैं कि वो रिचर्ड ग्रीनो ने ट्वीट किया उसको छोड़ें। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, और फरवरी के इलेक्शन के बाद जो यहाँ पर राइट्स हुए, जो हमारी मसाजिद पर हमले हुए, जिस तरह का यहाँ माहौल बना जो बिल्कुल एक बेसलेस था, वो किसी मुसलमान ने वो डांस क्लब पे बच्चों पे हमला नहीं किया था, उसका ताल्लुक मुसलमान नहीं था उस लड़के का। तो ये जो सैड इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जिस तरह हमारे खिलाफ राइट्स यहाँ शुरू हो गए, प्रोटेस्ट शुरू हो गए, फिर हमारी हुकूमत ने बड़ा अच्छी तरीके से इसको टैकल किया। तो उसके बाद ये समझ नहीं आ रही थी कि कौन वो शख्स था
जो कौन वो लोग थे जो इसको इस तहरीक को बैक कर रहे थे, फ्यूल कर रहे थे, कौन इसको सपोर्ट कर रहा था। तो इसके ताने बाने भी जो है वो मैं ये कहता हूँ कि मुबैना तौर पर एलोन मस्क या डोनाल्ड ट्रंप या इस तरह के लोगों से के साथ मिलते मिलते हैं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप की जब तारीख चल रही, जो इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, तो अमेरिका में भी आपने देखा कि दूसरी तरफ वो कमला हैरिस थी, जो जाहिर है वो सफेद फाम तो नहीं थी, तो वहां भी कुछ इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो देखने में आए हैं और लोगों ने वोटें भी उनको इसी बुनियाद के ऊपर दी हैं। तो नाइजल फराज को यहाँ सपोर्ट करना, नाइजल फराज के हमारे बारे में, इस्लाम के बारे में, एथनिसिटी के जितने भी हम मिनॉरिटीज़ में जो लोग हैं, उनके ख्यालात किसी से ढके छुपे नहीं है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि देखें, जो पाकिस्तानी इसमें इन्वॉल्व हैं, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, हम अथॉरिटीज़ के साथ हमने तावन भी किया हमारे लोगों ने। और ये 10 साल पुराना केस है, ये जो गैंग ग्रूमिंग का केस है या अंडर एज बच्चियों के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, उसमें अगर कोई पाकिस्तानी मुलव्वस है या था तो उनको सजाएं हो चुकी हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला है तो पाकिस्तान और यूके के दरमियान एक ट्रीटी मौजूद है, उनको पकड़ें और जो इसमें मुलव्वस थे पाकिस्तानी नेशनल, उनको वापस भेजें। लेकिन जिन्होंने किया, अगर वो ब्रिटिश बोर्न पाकिस्तानियों के बच्चे हैं, तो फिर यहाँ के कानून के मुताबिक उनको सजाएं हुई हैं और होनी भी चाहिए। अलबत्ता इंक्वायरी का जो मामला है, इंक्वायरी पुलिस ने नहीं की। पुलिस ने तो लोगों को पकड़ा, फिर कोर्ट्स के अंदर गए, और ये इल्जाम लगाना कि इन्होंने जो है वो पुलिस ने इंक्वायरी नहीं की, ये जो यूके की गवर्नमेंट है या लेबर पार्टी है, ये यहाँ जो है मुसलमानों की वोटें या पाकिस्तानियों की वोटें या इन लोगों की वोटें जो है हासिल करने के लिए इस चीज़ को दबा रहे हैं, ये सरासर ज्यादती है, इल्जाम है। और यहाँ वहाँ अमेरिका में बैठकर हमारी जो हारमनी है, हमारे जो ताल्लुकात हैं आपस में, वो डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। इसी पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तानी भी जो है वो मिनिस्टर्स हैं, लंदन का मेयर मिनिस्टर है जो पाकिस्तानी है। यानी इसके अलावा हमारे बच्चे जो हैं, हमारी चौथी नस्ल जो है वो यहाँ परवान चढ़ रही है, यहाँ के अदारों में, पुलिस में, जस्टिस सिस्टम के अंदर, यहाँ जितने भी अदारे हैं उनके अंदर, आपको बैंक है, यहाँ जो MI5 है, सीक्रेट सर्विसेज है, फौज है, उसके अंदर हमारी नस्ल मौजूद है। यकीनी तौर पे पूरी तरह से यहाँ पे वो जो है मौजूद है, नजर भी आते हैं, किए हुए, इंटीग्रेट करके। यकीनन। वैसे भी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसे नॉन फैट की 4 नस्लें चाहिए होती हैं मुकम्मल इंटीग्रेशन करने के लिए। और अगर कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, 10 साल पुराना केस है, उसकी हमने उस वक्त भी मजम्मत की, और फिर अगर कोई केस है तो उसके खिलाफ, या हमारी जो हमारे करने वाली जो चीजें हैं वो तो मैं आपको बताता हूँ इन ए मिनट। लेकिन जो इनको यहाँ के बच्चे हैं, हमें चाहिए कि एक तो इसको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, उनसे ट्वीट करवाएं, उसका जवाब देने की कोशिश करें कि वी स्टैंड हियर इन द यूके टू डिफेंड आवर वैल्यूज, आवर ब्रिटिश वैल्यूज, जो हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ जॉब कर रहे हैं, हमारा यही घर है। तो एक तो ये कि खुद भी ऐसा करना चाहिए, और दूसरी जो हमारे करने वाली बात यह है कि हमारी मसाजिद को, जितनी भी हमारी मसाजिद हैं, मेरी एक सुजेशन है, मैं कोई किसी को ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, हमें इंग्लिश में जुमे के खुतबे देने चाहिए, उसको रिलेट करना चाहिए करंट इश्यूज के साथ। जो हमारे कम्युनिटी के जलसे होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो घंटों अपने ही बाबुओं को तकरीरें सुनाते हैं हम उर्दू में, और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं, वो कश्मीर की बात कर रहे होते हैं। करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है अंग्रेजी का, वो इस्तेमाल करें, बच्चों को साथ लाएं, औरतों को साथ लाएं। अगर आज फिलिस्तीन की बात करें तो हमारी जो न्यू जनरेशन है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, उनको फिलिस्तीन के इशू का तो बिल्कुल पता है, वो उसको बिल्कुल हर खबर को वॉच करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में सारी गुफ्तगू होती है। हमारा पाकिस्तान का कोई चैनल यहाँ पर जो है वो अंग्रेजी में नहीं है, उनका खबरनामा कोई नहीं है, सारे चैनल वही वहाँ की खबरें दिखा रहे होते हैं कि वो चीचू की मलिया में भैंसों ने जो है रोड ब्लॉक कर दिया, हम यहाँ लाइव कट सुन रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें, इसका तोड़ करने के लिए
हमारी कम्युनिटी को बड़ा एक्टिवली यकीनी रोल तौर अदा पर करना इन्वॉल्व चाहिए। होना चाहिए और ये बिल्कुल शराज खान साहब आपकी जो अब प्रैक्टिकल तजावीज़ और ज़रूरी भी हैं अब इस माशरे में रहने के लिए और इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। अच्छा बिल्कुल हमारे पास चूँकि वक्त कम है इस हवाले से हमने बात कर ली। सदर ट्रंप के हवाले से अगर बात करें ये तो चलें एलन मस्क की जानिब से चीज़ें सामने आई थी जो यकीनन अब जब गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो उसमें हो सकता है किसी अहम जिम्मेदारी पे हो। खुद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भी हमने देखा कि कनाडा के हवाले से एक ऐसा बयान दे दिया कि जिसकी शायद ज़रूरत नहीं थी और उसको अपनी 51वीं रियासत डिक्लेयर कर दिया या कहा कि वो होनी चाहिए। उसके बाद वो आइसलैंड के ऊपर जिस तरह से एक अग्रेसिव नज़र रखते हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद अमेरिका उसके ऊपर किसी भी तरह से बहरहाल वो अपना हक जताना चाहता है। तो ये जो चीज़ें जो एक अग्रेसिवनेस नज़र आ रही है हुकूमत संभालने से पहले ही, तो जब हुकूमत संभाल लेंगे तो फिर किस तरह के अमली इक़दाम ले रहे होंगे वो ये इन इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर? आई थिंक ही कैन डू ए हॉरिबल जॉब और ही कैन डू ए वेरी गुड जॉब। मैं मतलब मैं होप ही कर सकते हैं क्योंकि एज आई सेड अर्लियर ही इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल कस्टमर या लीडर। सो ये एक बात तो जरूर हुई है कि जो हमास और इसराइल के दरमियान अमन मायदा हुआ है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ये क्या लॉस्ट होगा, इज गोइंग टू बी लॉस्ट, आई डोंट नो। मतलब इतनी कत्ल और गारतगरी के बाद अगर एक मायदा हुआ है तो ये कितना अरसा लास्ट होगा आई डोंट नो, लेकिन आई होप कि वहाँ अमन होगा। और चूंकि चूंकि अब दूसरी जो वरिंग सिचुएशन है वो ये है कि जो पूरी मुस्लिम उम्मा है, जो पूरे मुस्लिम लीडर हैं, वो हमने देख लिए कि उनका किरदार क्या था कि बिल्कुल ही कोई किरदार नहीं हो वो अदा कर सके। ठीक है, मिस्र ने कतर ने फैसिलिटेट किया है, मायदा करवाया है और होस्टेज को छुड़वाने के लिए, अमल दरामद करने के लिए, खुदा करे कि वहाँ अमन हो, लेकिन ये जितनी कत्ल गारत गरी हुई है उसके बाद अब देखना कि क्या होगा। दूसरी बात यह कि यूक्रेन की वॉर के हवाले से, क्योंकि उन्होंने वादा किया हुआ कि यूक्रेन की वॉर जो है वो खत्म करवाएंगे और आई थिंक वो जो है इस तरफ वो बढ़ेंगे। ये हमारी यूरोप की जरूरत भी है, यहाँ गैस हम वहां से लाते हैं, यहाँ महंगाई है, उसमें कुछ फायदा होगा और अमन होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की जो लोग जो है जान बाग हो गए हैं। तो ये तो बात होनी है। अलबत्ता अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमें ज्यादा एंगेज करेगा। एक बात उनकी दिलचस्पी दो चीजों में है, एक तो ये कि हम चीन के दोस्त हैं और वो शायद चीन पर नजर रखना चाहते हैं, और जो ड्यूटी है गुड्स की चीन ने तकरीबन 25% डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बढ़ाई थी। और मैंने देखा है अमेरिका के, जब मैं गया अभी नवंबर में, तो अमेरिका की शेल्फों में आज भी चीन की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, वो ड्यूटी और बढ़ाएंगे शायद, ये नॉन फैक्ट है। इसके अलावा जो पाकिस्तान चूंकि न्यूक्लियर स्टेट है, उनको नजर रखनी पड़ती है कि ये कहीं इसका मिस यूज ना हो जाए। उसके बाद पाकिस्तान की एक बड़ी फौज है, उसके साथ वो बना के रखना चाहते हैं ताकि ये कहीं और जो है किसी और जगह ना इस्तेमाल हो जाए। हमारा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी पैमाने पर, हमारी ट्रेनिंग फौजियों की, वो भी अमेरिका यूरोप से होती है। तो जो अमेरिका व्हाइट हाउस की पॉलिसी होती है वही पॉलिसी यूरोप यूके पर भी अप्लाई होती है, क्योंकि ये आपस में एक इत्तेहाद इन्होंने बनाया हुआ है, वही सारी चीजें मिलकर चलाते हैं। बाकी ये कि रशिया के साथ वो दोस्ती करना चाहता है, पहले भी कहा यह जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपेन है वो रशियन ने चलाई और उसको जीतने के लिए। तो बहुत सारी चीजें तब्दील हो सकती हैं। ईरान का मामला जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। ईरान को वो जाहिर है इसराइल को सेफ गार्ड करने के लिए, ग्रेटर इसराइल का जो मनसूबा है वो बनाने के लिए कहीं ईरान को कहीं निशाना ना बनाए। अब ईरान के पास जो हथियारों की कैपेबिलिटी है, उसके जो एसेट थे वो तकरीबन खत्म हो गए। हिजबुल्लाह है या हमास है या जो उनकी सपोर्ट थी वो मेरे ख्याल में तकरीबन विदड्रॉ हो चुकी है, उनके हथियार भी टेस्ट हो गए हैं। ये सारी चीजें जो है वो देखने वाली हैं। लेकिन हमें पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो हमें वेरी केयरफुल होके चलना पड़ेगा, खास करके अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मामलात हैं वो हम कोई अगर वहाँ एडवेंचर न करें तो बहुत बेहतर होगा, चूंकि ये
अगर मजहबी बात करें या जोग्राफिया के एतबार से बात करें तो अफगानिस्तान का जो सेक्टर है ये बहुत सेंसिटिव है, चूंकि पश्तून बेल्ट है जो हमारे पिंडी तक आता है, तो ये सारे लोग एक ही हैं, तो शहराज उससे खान ये साहब, जंग। बिल्कुल हम प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा, अफगानिस्तान की आपने बात की तो फिर पाकिस्तान करे क्या? वहां से तो हमने देखा कि जो दहशतगर्दों की आमद है वो जारी है और पाकिस्तान बार बार कह चुका है कि किसी तरह से इसको रोका जाए, लेकिन जो अफगान अबूरी हुकूमत है वो तो इस की हकीकत से नाशना नज़र आती है और वो तो इसके ऊपर कोई स्टेप भी नहीं ले रहे। तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अफगानिस्तान के हवाले से? सियासी अपने यहाँ इमरान खान से डायलॉग करें, इमरान खान को छोड़ें, सियासी हुकूमत को, जमहूरियत को आगे बढ़ाएं और डायलॉग करें, उनसे मुज़ाकरात करें, उन्हें एंगेज करें। वो हमारे भाई हैं, हमने उनकी हुकूमत बनाई है। वहां पर फैज हमीद जाकर उन्होंने चाय पी थी ना जब तालिबान की हुकूमत आई, तो इतनी जरूरत होना चाहिए थी कि उसको उनको एक्सेप्ट करते, उनकी हुकूमत को एक्सेप्ट करते। आज वो उनको स्पेस इंडिया दे रहा है, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो इंडिया के एसेट बन गए, वो चीन की इन्वेस्टमेंट वहां पर हो रही है, चीन उनको बहुत ज्यादा लिवरेज दे रहा है, उनके रेड कारपेट बिछा रहा है, तो हमारे क्यों दुश्मन बन गए? हालांकि हमने तो उनको कोल्ड वॉर से लेकर अब तक सपोर्ट किया है। तो ये तो देखने वाली बात होती है ना, हर बात अगर आप डंडे से चलाएंगे, हर बात अगर आप ताकत से चलाएंगे, तो डंडे को कानून के तहत अगर रखेंगे तो वो रियासत की ताकत बनेगा। अवाम की हुक्मरानी को तस्लीम करें, अवाम के साथ मिलकर मशवरे करें। अभी ये पश्तून जो बेल्ट है हमारी जी। तरफ वाला, उनको इस्तेमाल करें, वहाँ डेलीगेशन हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, ट्रेड शुरू हो। आप बॉर्डर बंद कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, हमारा 2700 किलोमीटर का बॉर्डर बिल्कुल सेफ था, हमें फौज रखने की भी जरूरत नहीं थी। जी आपने शहराज खान क्या साहब, क्या क्या क्यों उनको नाराज किया? बिल्कुल ये बहुत अहम पॉइंट है कि जो पॉलिसी मैटर्स हैं उनको, वो जिन लोगों के जो लोग उसके ऊपर इख्तियार रखते हैं वो हर कुछ अरसे बाद एक नई पॉलिसी क्यों आ जाती है और जो पुरानी अगर पॉलिसी आपकी नाकाम हुई है तो उसके ऊपर कोई जायज़ा भी नहीं होता। बहरहाल शहराज साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे।